जो हेरोइन एडिक्ट है, सब्सटेंस एडिक्शन है, उसे यकीन करें वो इन्हीं 2-3 स्कूलों का निकलता है। तो उनको होता है कि जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन भी लेना चाह रही होती है तो क्या होता है, कोई पॉलिटिशियन आ जाता है। This powder was one of the most lethal drugs. कुछ लोग अपने आप को टॉर्चर करने के लिए भी जाते हैं, अपने आप को हार्म करने के लिए जाते हैं कि अब मेरा जिंदा रहने का क्या फ़ायदा है। ये जो पेरेंट है ना, ये फिर अपनी ईगो भी लेके चलता है। समटाइम्स ही डजंट वांट टू लिसन द रियल रीज़न क्या है। वो खुद टाइम नहीं दे सकता। स्कूल को पैसा वो दे सकता है। स्कूल को जब उसने पैसा दिया, और वो भी मेरे से ही पूछ रहे थे कि भाई मैं किधर और कौन से स्कूल में डालूं, या कौन से ऐसा कोई स्कूल हो जो कि मेरे बच्चा सीधा कर दे। इस तरह तो नहीं होगा। पेरेंट्स एक्सपेक्ट के ना अब हम ठीक कर दें, यानी हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हमारे पास वो बच्चा लाए और मैं 2 दिन में ठीक कर दूं, तो ऐसे नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं। मैं लाहौर की एलीट यूनिवर्सिटी है, उसका भी नाम नहीं लूँगा, इतना आम है वहाँ पे चीज़, अल्कोहल, ड्रग्स, आइस, उनके हॉस्टल्स में इतना ज़्यादा आम है। डेथ्स हुई हैं उनके हॉस्टल्स में, डेथ्स हुई हैं लड़कों की ये चीज़ की ओवरडोज ले लेके। तो प्लीज़ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि खुदा के लिए यूनिवर्सिटी, स्कूल्स देख कर सेलेक्ट करें। केयरलेस पेरेंटिंग अब ना करें, अपने आप को भी ठीक करें, अपने फैमिली इश्यूज सॉल्व करें, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरफ इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि ब्रोकन फैमिली है। यहाँ पर हॉस्टल एक ऐसी इन्वायरमेंट है, जब तक आपने अपने बच्चे के कैरेक्टर पे काम नहीं ना किया हुआ ना, वो बच्चा नहीं बच सकता। बिल्कुल सही। वो जो जाए, वो जिस तरफ जाएगा वो जाएगा। टोटली एग्री। He started telling lies. He would steal from us. He became angry for no reason. His grades dropped dramatically from being an A grader. उसने अपने कैरियर को बर्बाद कर लिया, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लिया, अभी वो रिहैब में। मैं बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहता हूँ ऐसे टीनेजर्स को जो सीरियस नहीं हैं चीज़ों को लेके, जो इसको मजाक समझते हैं कि एक से क्या होता है, ठीक है ना। वो भी यही जुमले कहते थे, एक से क्या होता है जी। आप ज़रा जाकर देखें तो सही, कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपका रोना निकल जाएगा जब आप वहाँ पे जाएंगे। और वो छोटे बच्चे यार, 18-19 साल के बच्चे, यार लुक एट देम, यानी these teenagers were supposed to have a good career, they were supposed to be productive individuals, लेकिन look what they have done to themselves. क्या किया इन्होंने अपने साथ। कि there is no drug that is, you can say, safe drug के नाम से। ये भी एक बहुत बड़ा ऑक्सीमोरॉन है। मत सोचें कि बच्चे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बस जो इनको चाहिए दे दो, एलीट स्कूल्स में इनको कराओ, आईवी लीग्स में जाएंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कर लो खुदा के लिए, उस तरफ भी तवज्जो दे दो। इतना लिबरल ना बनाओ अपने बच्चों को, शुरू से इस गंद में इतना ना डालो कि बाद में जो है वो आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाए। जब ये 22-23 साल की हो, जब हाथ से निकल जाए मामला, रिहैबिलिटेशन के अलावा कोई सोल्यूशन ही ना हो, फिर आप आ रहे हो कि अब ये हो गया है तो हमारा मसला हल कर दें, तो खुदा के लिए पहले से ही पकड़ लें इस चीज़ को। It was just that one wrong thing that he did, is that he tasted that drug, and that led to him eventually losing his life. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड रिसेंटली जब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया, और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़ी सैडनेस भी हुई कि टू बी ऑनेस्ट मैं इतनी ज़्यादा उनकी हेल्प भी नहीं कर सकता, बिकॉज़ आई हैव टू गिव दिस डिस्क्लेमर कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस प्रॉब्लम में। जब एक बच्चा पड़ जाता है तो उसको कोई हल देने में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसके डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। ऑल्दो वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी, वी टॉक अबाउट काउंसलिंग, वी टॉक अबाउट कि अगले को इन्वॉल्व किया जाए और इससे भी उसमें चेंज आएगी। बट टू बी ऑनेस्ट ये प्रॉब्लम ऐसा है और इतना स्वीयर है और इतना रैम्पेंट है। मुझे ज़्यादा शौक तो ये देख कर हुआ कि इतना रैम्पेंट है कि रिसेंटली अभी अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जैजरेट नहीं कर रहा कि अगर मुझे लेट्स से लास्ट मंथ में 15 लोगों ने अप्रोच किया है तो 15 में से 10 का ये प्रॉब्लम था कि देयर चिल्ड्रन आर इनटू दिस। और इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा जो है ना वो केसेस हैं, तो इट्स वेरी शॉकिंग। मैंने नहीं सोचा था कि इतना रैम्पेंट है, और मैं स्टैट्स भी देख रहा था, अभी आपके साथ शेयर भी करता हूँ। और ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रग एंड सब्सटेंस एडिक्शन। तो जैसे मैंने कहा, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर पाऊँगा, बट इतना कर सकता हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट इट। कुछ प्रिलिमिनरी कॉजेज़ को डिस्कस किया जाए, कुछ जो हमें समझ आता है सॉल्यूशंस उनको डिस्कस किया जाए, और फिर ये भी बताया जाए कि एक्सपर्ट्स के पास जाया जाए। सो फॉर दैट अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए विद मी इज़ हमास।
आप देखते रहते हैं माशाल्लाह, मेरे साथ आते रहते हैं वो. सो जज़ाकल्लाह खैर ब्रो फॉर कमिंग. जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं आपके सामने एक स्टैट्स रखता हूँ. दिस इज़ बाय UNODC, यूनाइटेड नेशंस का ये स्टैट है, नेशनल ड्रग यूज़ सर्वे इन पाकिस्तान. और लेटेस्ट सर्वे है कि 9% ऑफ द एडल्ट मेल पॉपुलेशन and 2.9% of the adult female population, they had used a substance other than alcohol and tobacco in the preceding year, which is a big ratio. यानी अगर आपकी आबादी के 9% मेल्स और 3% फीमेल्स कोई ना कोई नशा कर चुके हैं या उसको टेस्ट कर चुके हैं, तो ये बेसिकली बनता है तकरीबन, आप कह लीजिए अगर मेल्स की बात की जाए तो 6.7 मिलियन मेल फीमेल दोनों को मिला के 67 लाख लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं. एक बहुत बड़ी रेशो है. और आपने भी एक्चुअल नंबर्स जो है ना वो बल्कि इससे भी ज़्यादा है. ये तो रिपोर्टेड है, ये तो रिपोर्टेड है सही कि रिपोर्टेड है, या किसी ने कोई हेल्प लेने की कोशिश की या कहीं पर किसी न किसी कैपेसिटी से किसी अथॉरिटी के साथ एसोसिएट हुए हैं. लेकिन असल में तो नंबर इसके अली भाई बहुत ज़्यादा है. और बात ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी में क्या बच्चे अगर जो मतलब यानी इन जगहों पर या जो एक्सपोज होते हैं उनमें से कौन बंदा रिपोर्ट करता है इन्हें. सही बात, ठीक है. और कई दफ़ा फैमिली छुपा के रखती है क्योंकि इनके यहाँ स्टिग्मा भी मौजूद है, कौन सारे एम्बेरसमेंट होते हैं. देखें बच्चे बच्चियों के रिश्तों के मामले में भी होते हैं, बाकी मामले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर करती हैं, अफेक्ट करती हैं, तो इसको छुपाया भी बहुत ज़्यादा जाता है. तो इसलिए ज़ाहिर बात है कि जो एक्चुअल नंबर है इट्स मच मोर देन दिस. ऐसे ब्रो कभी मैं सोचता है शायद एलीट क्लास फैमिली में ज़्यादा है. इनफैक्ट अभी भी जितने मेरे पास आए पेरेंट्स तो वो दे फ्रॉम एलीट बैकग्राउंड्स, बट एनीवे ये मिडिल और लोअर क्लास में बहुत रैम्पेंट है. बिल्कुल. और देखें मिडिल और लोअर क्लास के अंदर ना उसकी तो एक एक्सप्लेनेशन हमें मिलती है. वो एक्सप्लेनेशन ये मिलती है कि क्या कहते हैं कि उनके यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, दुख बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं, लाइफ के कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं है, या फिर वैसे भी क्राइम में वो पड़ जाते हैं, क्राइम में पड़ जाते हैं, तो वो पूरा एक सर्कल है उसके साथ वो एसोसिएटेड होते हैं. ये तो उनकी तो एक आप कह लें कि उसकी एक एक्सप्लेनेशन मौजूद है. एलीट की कोई इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब यानी एटलीस्ट इस तरह की कि वो किसी उस तरह के उसमें उनके और किस्म के ट्रॉमास हो गए, उनके साइकोलॉजिकल ट्रॉमास हो सकते हैं, लेकिन ट्रॉमा ना भी हों मैं बताऊँ, क्योंकि कई दफ़ा ना वहाँ पर जो एलीट का कल्चर होता है ना वो समटाइम्स ड्रग्स को ऑप्ट करता है रिक्रिएशनली इनिशियली, और फिर अपने सोशल गैदरिंग के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऐड करता जो है ना वो बच्चा वो कहाँ तक चला जाता है. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है. और कुछ तो ये है कि देखें ना, कुछ तो फैमिलीज़ में इस तरह का कल्चर भी होता है कि वो देखा देखी जो है वो कहते हैं कि अच्छा लाइट चीज़ें, वो लाइट से तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन हर बंदे के पास वो आप कह लें कंट्रोल कैपेसिटी नहीं होती, वो हमेशा जो है वो उस तरफ चला जाता है. हमने देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वॉन टॉर्न एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर भी ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है. और वो तो जैसा ही आपने कहा पॉवर्टी वाली इन वाली जगहों पर तो ये एक्सप्लेनेशन है, बट बिल्कुल जो एलीट की एक्सप्लेनेशन है वो एंटायरली डिफरेंट है. हमारे पास तो एक ट्रू केस स्टडी है ब्रो, बल्कि इंशाल्लाह ताला उनको मैं मदर को स्पेशल एक सेगमेंट भी रखा है इस पॉडकास्ट में, अलग से इंशाल्लाह ताला उनसे पूछूंगा. और उनकी स्टोरी बड़ी सैड है, बट एनीवे माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी उन्हें. तो ऑडियंस विल नो जब मैं उनको बुलाऊंगा, इंटरव्यू भी करूंगा विद इन दिस पॉडकास्ट ही, अलग से एक सेगमेंट रखूंगा इंशाल्लाह. तो उनकी स्टोरी इन शॉर्ट ये है कि शी हैड ओनली वन सन, और उनका बेटा जो है वो जब 13-14 साल का था तो माली ने, घर के माली ने उसको जो है नशे पर डाला, और उसको ये आई थिंक आइस जो है ये टेस्ट करवाई. तो वो छोटा बच्चा 13-14 साल का था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अब यहाँ पे मैं उन्हीं से भी पूछूंगा जब उन्हें बुलाऊंगा कि मतलब बच्चा अगर अनअटेंडेड था या क्या वजह थी कि ये मामला हुआ. बट एनीवे जो भी था, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोअर क्लास में ये चीज़ है, और इन दिस पर्टिकुलर केस जो माली था घर का, उसने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था. बल्कि मैं बताऊँ सप्लाई चेन आती ही उन कनेक्शन से है. जी ठीक है? जी मोस्टली बिल्कुल वो ये कि देखें इवन इफ मैंने खुद देखा था, मैं यूनिवर्सिटी में था अपना जब मेरे एमफिल के दौरान ना, तो बाकायदा वो तो फेसबुक पेजेस तक बनाए हुए थे उन्होंने, और वो अपना नंबर भी दे रहे थे, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ तो इस तरह एलीट के कनेक्शन से, लेकिन कुछ इस तरह के थे. वो जब आके देखा तो पता लगा कि ना वो सप्लायर जो है ना वो अपनी कमाई कर रहा होता, कह रहा होता कि मैं जितना अच्छा एलीट बंदा पकड़ूंगा ना उतना ज़्यादा मुझे जो है ना उसका प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा वगैरह. बिल्कुल ऐसे. और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो बहुत से स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से गुजर रहे होते हैं, मेल फीमेल दोनों. आई विल कम टू इट कि उनमें कितना ज़्यादा फैल रहा है. बट एनीवे उनकी स्टोरी इतनी सैड है कि दैट बॉय एक्चुअली डाइड. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उस बच्चे ने, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम पे चला गया. शुरू वो वहाँ से, और उसके बाद ऑब्वियसली ये पूरा एक
सर्कल होता है, कंपनी ऐसी बन जाती है। तो ही डाइड एट द एज ऑफ आई थिंक 19 और 20। इंशाल्लाह मैं उनको भी बुलाऊंगा। लेकिन ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो बंदा ऐसे गुजरा हो जिसने अपने बच्चा लूज किया हो फॉर टू दिस, इकलौता बेटा, हाँ जी, इकलौता बेटा, ड्रग्स को। तो माशाल्लाह अब वो बड़ा काम कर रही हैं। शी फाउंड अ पर्पस थ्रू दैट वेरी सैड इंसिडेंट। अब वो माशाल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन भी इनफैक्ट रन कर रही हैं, से नो टू ड्रग्स, आई थिंक शायद समथिंग लाइक दिस, या स्लोगन है उनका या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बट एनीवे तो ये एक पर्टिकुलर केस है। तो बहरहाल कुछ कॉजेज़ अगर हम डिस्कस करें, चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, एलीट क्लास हो, एक कॉमन कॉज बहुत जो है वो ऑब्वियसली मीडिया है। मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है ड्रग्स की, कोकेन की, अल्कोहल की, सब्सटेंस की, स्पेशली उसमें जो रैप और हिप हॉप है, बिल्कुल उसमें पास्ट में हमने भी थोड़ा बहुत सुना देखा, जब जे डेज जहालत के डेज थे, तो आपने भी देखा होगा कि वो चेन्स पहनना और फिर वो क्लबिंग और पबिंग का कल्चर, और फिर मुंह में सिगरेट, और वो नशे वाला सिगरेट होता है, ऑब्वियसली हशीश और चरस होती है। लेकिन जितने भी ये टॉप 10 चार्ट्स के हैं अभी भी और पहले भी जब ये चल रहे थे, उसके अंदर इस चीज़ की एक किस्म की ग्लोरिफिकेशन है। और उसके साथ ग्लोरिफिकेशन इस तरह है कि वो दिखाया जाता है कि उसके एसोसिएटेड विद कूल कल्चर एंड एवरीथिंग, वो ये यानी उसका बाकायदा जब एसोसिएशन होती है उसके साथ, मतलब यानी कि मीडिया को एहसास नहीं है कि ये चीज़ जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है और बच्चे भी देखेंगे, सारे भी देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यार कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव अडल्ट के लिए हैं या वो नहीं है, या वार्निंग देते हैं। ये वार्निंग कुछ नहीं होता। अगर आपने बाकायदा आपने मीडिया, पब्लिक मीडिया में वो चीज़ें पब्लिश कर दी हैं, ठीक है, वाई आर एथिक्स डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन एंड देन फॉर अडल्ट्स, मतलब इन मामलों में एटलीस्ट जो है देखिए वार्निंग दे के तो अपने जिम्मे से चीज़ हटाते हैं ना, लेकिन मैं आपको कहूँ ह्यूमन ब्रेन को जितनी वार्निंग दो शायद वो उतना ज़्यादा जाता है। बिल्कुल जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि डोंट थिंक ऑफ अ हॉर्स, आप सारे पॉडकास्ट में हॉर्स को सोचेंगे, ठीक है, ये तो साइकोलॉजी है। अच्छा, तो वो जब शुरू में लिखा आता है कि बच्चों के लिए नहीं है, तो कोई बच्चा पढ़ ले, वो कहेगा अब तो मैं देखूंगा। बिल्कुल ऐसा ही वो ये थोड़ा सा होता है। और स्पेशली जो बच्चे क्यूरियस माइंड होते हैं, ठीक है, जो माइंड है ना वो इम्प्रेशनेबल होता है और क्यूरियस होता है, तो वो देखना चाहता है कि यार हाउ वर्ल्ड है, ये क्या चीज़ है, मैं भी तो करके टेस्ट को देखूँ। मैं वो उस वक्त बड़ी जो क्यूरोसिटी वाली स्टेज होती है ना, उसके दौरान पकड़ते हैं बच्चों को भी उस वक्त। और अच्छा ये बड़ा सबलिमिनली चीज़, देखिए हम मूवीज़ को देखें ना तो सिगरेट, अब सिगरेट सोशली एक्सेप्टेबल है, इसलिए उसको ना बड़ा कूल करके दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स भी आपने देखा है अक्सर, वो तमिल मूवीज़ देख लें, बॉलीवुड देख लें, उसमें सिगरेट जिस तरह से वो पी रहा होता है, ठीक है ना, बड़े स्टाइल से। इसी तरह हॉलीवुड में आप देख लें, सिगार है, सिगरेट है, तो ये शुरू सिगरेट से ही होता है, और फिर भरा हुआ सिगरेट होता है, और फिर आंखें बात जाते जाते आते थे अल्लाह माफ़ करे कहाँ पर पहुँच जाती है। तो वन कॉज डेफिनेटली इसके मीडिया में इसको ग्लोरीफाई किया जाना, और बच्चे इमेच्योर होते हैं, रैप हिप हॉप काफ़ी सुनते हैं, और पार्टीज़ में भी ये हिप हॉप और रैप जॉनरे जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। और इवन जो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, मेटल है, हैवी मेटल है, उसमें भी ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ है। तो आपने नोट किया है कि ये आजकल की जो मूवीज़ हैं, स्पेशली बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं ना, वो विलन्स को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, और विलन कैरेक्टर ये कल्चर एकदम से उन्होंने मेरे ख्याल से वैसे से पकड़ा है, जिसके अंदर विलन को ग्लोरीफाई करना, जितना आपका ज़बरदस्त विलन होगा उतना ज़बरदस्त जो है आपकी मूवी जाएगी या वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली, यानी वो ऐसा विलन दिखाते हैं ना जो हाई होता है और कोई चीज़ लेता है, इट मेक्स हिम हाई, और उसके बाद वो जो है ना जाता है, गन पकड़ता है, सबको उड़ा देता है जाके। तो देखिए ना, ये दिखाने की भी क्या ज़रूरत है। और इस पे आपको पता है बाकायदा केसेस हुए हैं डायरेक्टर्स पे, उनको चैलेंज किया गया, कोर्ट तक ले जाया गया, लेकिन नथिंग हैपन्स बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल, उनके पास पैसा है, दे बाय इवन द जजेस आउट। तो खैर ये बात दुरुस्त है कि मीडिया एक बहुत बड़ी कॉज है, मीडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी बहुत 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 अफसोस की बात है कि मैं उन स्कूलों के नाम नहीं लूँगा, बट बिलीव मी कि जब मेरे सामने कोई ऐसा बच्चा आया है जो हेरोइन एडिक्ट है, सब्सटेंस एडिक्शन है उसे, यकीन करें वो इन्हीं 2-3 स्कूलों का निकलता है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा उन स्कूलों का, बिकॉज बस वो आपको पता है कि दे विल डिनाई और दे विल इवन टेक इट टू लीगल प्रोसीडिंग्स। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा वही 2-3 स्कूल्स निकले, और सबको पता है वो 2-3 स्कूल्स कौन से हैं। मतलब हाउ कैन, ये इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं, लाहौर के स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल्स हैं, हाउ कम इतना इजी कैसे है आपके स्कूल में, और हमेशा क्यों बच्चा आप ही के स्कूल से जो है ना वो ये चीज़ सीख कर निकलता है। दिस इज़ समथिंग फॉर पेरेंट्स एज वेल। देखिए कुछ चीज़ मामलों में उन्होंने ना
सोशल कंट्रोल उसने, देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देखिए आपको बच्चा दिया गया है, आपकी अपनी रिप्यूट का सवाल है इस पर, आप इसके बारे में कुछ करें, कुछ प्रोग्राम्स मुनक्किद करें, कोई उस पर एक्टिविटी करें। देखें कुछ मामले में अगर यहाँ पर कुछ आज़ादी दी गई है कुछ स्कूल्स में, तो उसके फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं साथ, ठीक है। और ये नहीं है कि बच्चे जो है ना वो इस तरह की जो ओपन इन्वायरमेंट दिया जाता है कई दफ़ा कुछ मामलों में, तो वो आप यूनिवर्सिटीज़ में भी देख लें। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो इस तरह का मामला, उनको माहौल या वो चीज़ जो है मिल जाती है, ठीक है। और लेकिन अगर आप इमेजिन करिए, उससे भी गंभीर बात है कि आपको स्कूल से ही ये मिलना शुरू होगी। हमारे तो काफ़ी कुछ स्ट्रिक्ट स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, और हमारे इस तरह की हमें ना कभी अपॉर्चुनिटी मिली थी वगैरह। लेकिन अगर आपके स्कूल के लेवल पे ही जो है वो चीज़ शुरू हो गई है, यूनिवर्सिटी में जाते जाते क्या बचेगा बच्चे का। अच्छा, एक बहुत बड़ा स्कूल है लाहौर का, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसके डायरेक्टर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसके ओनर, उसके डायरेक्टर, उनको मैं बड़ा सराहना भी चाहूँगा विदाउट टेकिंग हिज नेम। एक्चुअली ही टोल्ड मी कि अली होता क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि होता ये है कि ये कुछ बच्चे जो ड्रॉप आउट्स होते हैं बाकी स्कूल्स के, डिस्टर्बिंग एक फैमिली से होते हैं, ब्रोकन फैमिली से होते हैं, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, इनमें डिप्रेशन ज़्यादा होती है, लोनलीनेस ज़्यादा होती है, और फिर बहुत से इश्यूज़ होते हैं। तो प्रॉपर केयर ना मिलने की वजह से फिर स्कूल में बुलिंग, बहुत से फैक्टर्स जब ऐड हो जाते हैं तो ज़्यादातर ये बच्चे जाते हैं, ये फिर किसी स्कूल से एक्सपेल हो जाते हैं, तो फिर वो पर्टिकुलर स्कूल्स इनको ले लेते हैं। क्योंकि उन पर्टिकुलर स्कूल्स का मेन एम सिर्फ पैसा है कि दे लुक एट द चाइल्ड लाइक दिस, के बस फीस लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है और बस ठीक है, तो दे इंडक्ट दोज चिल्ड्रन। अब वो बच्चे जो है वो दूसरों को ख़राब करते हैं क्योंकि वो पहले से बैड हैबिट्स लेकर आ रहे होते हैं। अब जब स्कूल कुछ एक्शन भी लेता है, ये सारी उन्होंने मुझे बात समझाई क्योंकि ही इज़ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी एलीट स्कूल। तो उन्होंने बताया कि जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन भी लेना चाह रही होती है तो क्या होता है, कोई पॉलिटिशियन आ जाता है, कोई बहुत बड़ा मतलब कुछ सीट पे MNA, इवन PM तक की जो है ना वो कोई सिफारिश आ जाती है उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, कि नहीं इनको एक्सपेल ना किया जाए। और बहुत कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है उनका, तो स्कूल्स डर जाते हैं। सारी बात है, एलीट अगर फैमिलीज़ में उनके कनेक्शंस होंगे, और वो मतलब ये नहीं ना उनको चाहिए। मैं खुद एक मेरे साथ एक्सपीरियंस ये पता कि एक पेरेंट था और वो वेल्दी फैमिली के था। उसने ना मेरे से पूछना शुरू कर दिया। मैंने उसे बताया कि मैं टीचर हूँ, ये हूँ, पढ़ाता हूँ वगैरह। उसने मुझे कहा कि यार मैं किस स्कूल में अपने बच्चे को डालूँ। वो हर जगह से ना वो कोई 4 जगह से एक्सपेल हुआ बच्चा। मैंने कहा कि उसके ये चीज़ें हैं, गुंडागर्दी करता है, ड्रग्स करता है। मैंने कहा अच्छा ये करता है। मैंने कहा अंकल मुझे ये बताएं कि आप घर में कितना होते हैं। मैंने पहला सवाल से ये कहा। उसने कहा मैं घर में इतना नहीं होता। बिल्कुल। मैंने कहा आपसे डरता है ना? कहता है बिल्कुल मेरे से डरता है। मैंने कहा लेकिन आप उसके आसपास नहीं होते, आप बाहर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, और वो अपनी अम्मी के साथ होता हो, और वो बगैर के मेरा पहला सवाल जो है बिल्कुल टारगेट पे गया। मैंने कहा आप चाहे इस स्कूल में भेज दें, अगले स्कूल में भेज दें, अगर आप उसकी सुपरविजन नहीं करेंगे ना, कुछ ना कुछ कैपेसिटी पे कंट्रोल नहीं करेंगे, वो बच्चा जो है वो आपके हाथ से निकलेगा। 100% और ये जो स्टोरी है ना, ये इसी तरह की है कि फिर होता ये कि ये जो पेरेंट है ना, ये फिर अपनी ईगो भी लेके चलता है। समटाइम्स ही डजंट वांट टू लिसन द रियल रीज़न क्या है। वो खुद टाइम नहीं दे सकता। स्कूल को पैसा वो दे सकता है। स्कूल को जब उसने पैसा दिया, वो भी मेरे से ही पूछ रहे थे कि भाई मैं किधर और कौन से स्कूल में डालूं, या कौन से ऐसा कोई स्कूल हो जो कि मेरे बच्चा सीधा कर दे। इस तरह तो नहीं होगा। वो ये पेरेंट्स एक्सपेक्ट के ना अब हम ठीक कर दें, यानी हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हमारे पास वो बच्चा लाए और मैं 2 दिन में ठीक कर दूं। इन डिफेंस ऑफ स्कूल, ये आप सही बात करें, इन डिफेंस ऑफ स्कूल ये वाली बात भी आती है कि वो ये नहीं, वो कोशिश करते हैं समटाइम्स। फिर मैं यही ये होता है कि उन्होंने एक मुझे पर्सपेक्टिव दिया कि देखें ऐसा नहीं है स्कूल्स एक्शन नहीं लेते, स्कूल्स एक्शन कभी लेते हैं और उसके बाद सिफारिश इतनी हैवी आ जाती है। बट मैं उनको इसलिए सराहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। मेरे यहाँ मुझे पता लग जाए कोई लड़का कोई लड़की वो ड्रग्स ले रहा है या ले रही है, या पीछे से एक हिस्ट्री ऐसी लेकर आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस मर्जी की सिफारिश आ जाए, हम कहते हैं नहीं, अब ज़ीरो टॉलरेंस है, एक्सपेल किया जाएगा। तो दिस इज़ वन वे एनीवे। बट चलें, हमने ज़रा बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करनी, अब जो बेचारे इसमें पड़ गए हैं। अच्छा, एक और कॉज जो मुझे समझ आती है, एक तो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को मैं कहूँगा कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक इन चीज़ों को सीरियस लें। यूनिवर्सिटीज़ में, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ बहुत खुले आम है ये चीज़। लिबरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपने आप को लिबरल यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो लिबरल का सही मतलब भी नहीं समझे। उन्होंने लिबरल का शायद ये मतलब समझ लिया है कि हम कुछ भी करने दो बच्चों को, डजेंट मैटर, जो मर्जी कर रहे हैं, लेट देम ट्राई एवरीथिंग।
तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे बाहर बैठकर जो है ना वो भरा हुआ सिगरेट, मैं गया हूँ यार, वी बीन पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, सीधी सी बात है, आपने भी देखा है, बच्चे खुद आकर बताते हैं कितना ओपन है, कितना एक्सेसिबल है, कितना ईजी है। तो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें। वो एक रिप्यूट है सम सॉर्ट ऑफ के जी कि हम प्रोग्रेसिव हैं, या वो जो लेबल स्लोगन है ना उसके पीछे, हम ये नहीं कहते कि वो कोशिश तो करते हैं, ये नहीं कह रहे कोशिश नहीं करते, लेकिन ना अब मैं कहता हूँ इस पे ना ज़रा फोकस होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली हमास कोई भी, मेरा नहीं ख्याल स्कूल का जिम्मेदार बंदा या यूनिवर्सिटी का, चाहे वो जितना मर्जी लिबरल है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार ड्रग्स पीनी चाहिए, लेनी चाहिए। ऑब्वियसली वो यही कहेंगे कि दे आर बैड और वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं यहाँ सीरियस एक्शंस की कुछ जो है ना वो बात कर रहा हूँ। ये सीरियस एक्शन वाली पॉलिसी जो है ना ये बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपके पास ना थोड़ा सा होना चाहिए कि जी मतलब यानी कि नो टॉलरेंस इस चीज़ के लिए, इस बच्चे को निकाल दिया जाए। एंड योर यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम अ प्लेस जहाँ वो सबसे ज़्यादा बच्चों को एक्सेसिबल है, हाउ कम? ठीक है, इस पे हमें बहुत गौर से जो है ना वो सोचना चाहिए कि वो चैनल्स क्या, उन चैनल्स को बंद किया जाए, पकड़ा जाए उन लोगों को जो लोग वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें। अच्छा, एक और जो आपने भी मेंशन किया अंकल की स्टोरी सुना के, केयरलेस पेरेंटिंग और फैमिली इश्यूज भी इसका बहुत बड़ा जो है ना वो एक कॉज है। पेरेंट्स जो है ना वो बच्चे को सब कुछ दे देते हैं, एक्सेस टू एवरीथिंग, एक्सेस टू, मतलब 13 साल का बच्चा गाड़ी भगा रहा होता है, सिविक या फॉर्चूनर या कोई बड़ी गाड़ी, वो डाला, ठीक है ना, वो भगा रहा होता है, और उसकी फिर कंपनी बुरी बन जाती है, पेरेंट्स डोंट केयर, चलो मासूम है कोई बात नहीं, फिर वो हिप हॉप भी सुन रहा है, रैप भी सुन रहा है, तो अच्छा खासा वो 7-8 साल उन चीज़ों में होता है, फिर अकेला कमरा भी दिया होता है, उसमें खुला इंटरनेट भी दिया होता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स खुद पार्टी करते हैं। बल्कि इन्होंने ही, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, जो साहब जो ऑनर हैं एक स्कूल के, उन्होंने इनफैक्ट मुझे बताया हमने एक बच्चे को इस तरह से ड्रग्स लेते पकड़ा, तो हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया, तो विल यू बिलीव इट कि मदर ने कहा कि इनका तो बाप शराबी है, तो आप बच्चे को क्या कहेंगे, यानी ये तो घर से चीज़ें जो है ना वो लेकर आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली एलीट फैमिलीज़ में, कि फादर अल्कोहलिस्ट हैं और सारी उम्र उन्होंने अल्कोहल पी और बच्चे ने देखा है उन्हें ये सारी चीज़ें करते हुए। तो ये जो केयरलेस पेरेंटिंग है कि बिल्कुल ही बच्चों को छोड़ देना, बच्चों को मीडिया के हवाले कर देना, गैजेट्स के हवाले कर देना, और ये समझना कुछ नहीं होगा, बस हमने हर चीज़ तो दे दी है, पैसे दे दिए बच्चे को और हम उसकी केयर कर रहे हैं, तो फिर बाद में जाके जब वो बहुत बुरा हिट होता है, या इतनी केयरलेस पेरेंटिंग के उसे बहुत जल्दी वेस्ट में भेज देना हायर स्टडीज़ के लिए। अब देखें, यू हैव टू बी केयरफुल। क्या आपने बच्चे को इतना कैरेक्टर उसका स्ट्रॉन्ग बनाया कि यू आर सेंडिंग अ चाइल्ड ऑफ 17-18 ईयर टू अ वेस्टर्न कंट्री जहाँ पे इन चीज़ों में पढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ पे बहुत अल्ट्रा लिबरल सोसाइटी है, जहाँ पे पब्स हैं, क्लब्स हैं, बहुत से लोग वहाँ भेजते हैं, वहाँ से बच्चा ख़राब हो जाता है, बिल्कुल उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसके बाद हमें कहा जाता है कि अब ना आप इस बच्चे को ठीक कर। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली ये बल्कि आज की बात है, एक केस मैं भी यही हैंडल कर रहा था। अब मदर जो है वो बड़ा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मतलब मेरा बच्चा है उसको फॉलो करें, वो करें। मैंने कहा कि उसकी इन्वायरमेंट ऐसी है, जब तक वो इन्वायरमेंट उसमें बैठा है उसका मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात, मैं ठीक है, मैं फॉलो अप कर लूँगा, ये कर लूँगा, मतलब ये नहीं, कितना चल सकता है जब उसकी पूरी मेजॉरिटी इन्वायरमेंट जो है वो ऐसी है, तो हाउ कैन वी डू दैट। असल में कुछ लोगों को ना सोल्यूशन ये चाहिए कि वो उसका कुछ भी ना बदले, लेकिन फिर भी उसका मसला जो है ना वो हल हो जाए, विदाउट डूइंग एनीथिंग उसका मसला हल हो जाए। वो तो फिर देखें मेडिसिन ही है ना, मेडिसिन ही फिर मसला हल करेंगे, जो नम कर देंगी उसके डोपामीन सेंटर्स को जाके, ताकि वो फील ही कुछ ना करे। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट पेरेंट्स टू फील बैड, बट मैं तरगीब के लिए, और मैंने जैसे शुरू में एक डिस्क्लेमर दिया ना कि देखिए हम एक एफर्ट कर रहे हैं कि प्रीलिमिनरी कुछ कॉजेज़ ऐसी डिस्कस कर लें कि फ्यूचर के जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि देखिए ये चीज़ें बड़ी आम है, स्पेशली एलीट स्कूल्स में, एलीट यूनिवर्सिटीज़ में। लाहौर की एलीट यूनिवर्सिटी है, उसका भी नाम नहीं लूँगा, इतना आम है वहाँ पे चीज़, अल्कोहल, ड्रग्स, आइस, उनके हॉस्टल्स में इतना ज़्यादा आम है, डेथ्स हुई हैं उनके हॉस्टल्स में, डेथ्स हुई हैं लड़कों की ये चीज़ की ओवरडोज ले लेके। तो प्लीज़ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि खुदा के लिए यूनिवर्सिटी, स्कूल्स देख कर सेलेक्ट करें,
और अपने बच्चों को इस पे एजुकेट करें, ठीक है, और बच्चों की कंपनी अच्छी बनाएं। केयरलेस पेरेंटिंग अब ना करें, अपने आप को भी ठीक करें, अपने फैमिली इश्यूज सॉल्व करें, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरफ इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि ब्रोकन फैमिली है, फिर पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अब्यूसिव होता है वन ऑफ द पेरेंट, उसके बाद या अटेंशन नहीं मिली होती उस तरह से, या ब्रोकन फैमिली होती है, फादर ने दूसरी शादी कर ली होती है, बच्चा माँ के साथ रह रहा है, बच्ची माँ के साथ रह रही, फादर इग्नोर कर रहा है। अल्लाह अकबर, यानी आप इसको अनपैक करें इस प्रॉब्लम को, तो दिल रूह कांप जाती है और दिल इतना अफसुर्दा होता है कि किस तरह हम इतना हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बढ़ गए। वो जो वेस्ट में नज़र आते थे प्रॉब्लम, ब्रोकन फैमिली, और वो अब यहाँ का हिस्सा होते चले जा रहे हैं, यहाँ का हिस्सा होते चले जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ें भी हमने देखनी है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना वो कॉज है। उसके बाद ब्रो हॉस्टल्स, अल्लाह अकबर, हॉस्टल तो सबसे ज़्यादा इस तरह देखें, कई बच्चे जो है ना वो बाहर दूर इलाकों से आए होते हैं उस हॉस्टल के अंदर, और समटाइम्स जो है वो आपको हर डिफरेंट किस्म का सोशल क्लास का बंदा मिलेगा, और कुछ के पास इन चीज़ों के एक्सेस हैं ज़्यादा और कुछ के कम है, ठीक है, और वो समटाइम्स मीन बनते हैं, उस इन्वायरमेंट कई दफ़ा कंड्यूसिव होती है, आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हॉस्टल एक ऐसी इन्वायरमेंट है, जब तक आपने अपने बच्चे के करैक्टर पे काम नहीं ना किया हुआ ना, वो बच्चा नहीं बच सकता। बिल्कुल सही, वो जो जाए, वो जिस तरफ जाएगा वो जाएगा। टोटली एग्री, ठीक है। मैं आपको अपना बता सकता हूँ, मैं GIK से पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा माहौल है, सीरियस माहौल है, और ऐसे कोई प्रॉब्लम्स मैथ्स लेवल पे नहीं है, बाकी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो होते रहते हैं रिलेटेड टू दीज थिंग्स। हॉस्टल लाइफ थी वहाँ पे, खुली डुली हॉस्टल लाइफ थी, घर से दूर, मतलब GIK जो है ना वो आप समझें कि एक जंगल में है, जंगल इन अ पॉजिटिव सेंस, अ वेरी गुड जंगल, टोपी सवाबी, बहुत खूबसूरत जगह है, तो उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे बस आप हॉस्टल में होते हैं, आपकी एक प्राइवेट सी लाइफ है, आप बहुत छुपे हुए हैं, और बल्कि मेरे दौर में तो सिंगल रूम्स होते थे, अब मेरा ख्याल डबल रूम्स वहाँ पे होते होंगे, लेकिन मेरे दौर में तो टोटली सिंगल रूम फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो हमारे पास भी बहुत चांसेस थे, ऐसे लड़के थे, ऐसे मेरी भी कंपनी थी, हु वर इनटू दीज थिंग्स, हशीश, चरस, कोकेन, और अब कहाँ से लेते थे अल्लाह नोज बेस्ट, जहाँ से भी लेते थे लेकिन करते थे, और इवन अल्कोहल, पकड़े जाते थे तो स्ट्रिक्ट एक्शन होता था, लेकिन ये कि जब तक नहीं तो तब तक चल रहा है सब कुछ, पहाड़ों पे जाके ऊपर। तो आई हैड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि मैं भी खुदा न खास्ता इस तरह की कंपनी में पड़ जाता, लेकिन वही आपके वाली बात कि अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंटिंग, कुछ ना कुछ पेरेंट्स ने कैरेक्टर बिल्डिंग की हुई थी, और फिर मैं हॉस्टल में गया। तो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि अगर आप अपने बच्चे को भेज देते हैं और आपने उसकी कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं की हुई, तो फिर आप, और स्पेशली अगर आप बच्ची को भेज रहे हैं हॉस्टल, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ अली भाई मैं आपको बता रहा, मैं खुद हैरान था। हमारे यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ना हमने क्या किया था कि ये डाटा कलेक्ट किया था कि कौन कौन स्मोकिंग करता है, किस किस ब्रांड की करता है। अच्छा। और हमने दरअसल उनको अवेयर करना था उसके हेल्थ रिस्क के बारे में। तो हुआ ये कि मैंने तो चलो कलेक्ट किया डाटा लड़कों से, मैंने कहा लड़कियों का क्या, लड़कियों से शायद डाटा तो हमें इतना मिला ही नहीं। तो मेरे साथ एक साथी था, दोस्त कहता तू परेशान ना हो, ठीक है ना, मैं ये डाटा कलेक्ट करूँगा। अच्छा। और वो गया, उसने ऐसा इतना ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया, मैं खुद हैरान कि एक तो इतनी परसेंटेज निकल आई, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। कि इतनी ज़्यादा जो लड़कियाँ वो मतलब ड्रग्स या स्मोकिंग या उसमें इन्वॉल्व हैं। और फिर मतलब यानी इस तरह का भी बिहेवियर था, आपको फील होता था कि डाटा चार्ट होता था। मिसाल के तौर पर एक इंटरेस्टिंग, वैसे मे भी शायद साइड पॉइंट है, हमने देखा कि जो लड़के हैं ना वो ब्रांड स्पेसिफिक्स हैं, ठीक है, कि ये वाला ब्रांड है, वो वाला ब्रांड है, ठीक है। लेकिन लड़कियां जो थी ना उनके यहाँ कोई ब्रांड स्पेसिफिक नहीं था, उनके यहाँ बस सिगरेट होना चाहिए। तो वो ये एक इंडिकेटर होता है कि ये ज़्यादा सोशल एलिमेंट से अफेक्टेड है, ठीक है। जो ब्रांड वाले होते हैं ना, आपको पता है कि वो एक स्टेप आगे हैं। ये जो है ना, ये है कि सिगरेट इज़ फॉर द सिगरेट, नॉट फॉर ड ब्रांड और टेस्ट और ये वो चीज़ें। तो वो हमें देखा कि यार बच्चियां जो हैं वो भी एक्सट्रीमली एक्सपोज्ड हैं इस सेम आप कहते हैं लेवल ऑफ डेंजर के साथ, जिस तरह वो ये ब्रो ऐसे ही है। बल्कि ये मिडिल क्लास यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में ये प्रॉब्लम है, एलीट के तो चलो है ही, लेकिन मिडिल क्लास यूनिवर्सिटीज़ के, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में ये प्रॉब्लम है। लड़के लगाते हैं लड़कियों को, कभी कभी वार्डन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चियां भी, आपकी बात सही है, बल्कि यू विल बी शॉक्ड के एक ख़ास सिटी का स्टैटिस्टिक आई थिंक इस्लामाबाद का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वहाँ लड़कियां ज़्यादा जो है वो इस तरफ हैं, ड्रग एडिक्शन की तरफ। बल्कि वो लड़की का पूरा इंटरव्यू भी है, उसकी शक्ल नहीं है बल्कि उसके वो वॉइस में पूरा इंटरव्यू है, जिसमें पूरा बता रही है कि नेटवर्क क्या होता है और किस तरह से बच्चियां ख़रीदती हैं, कौन उन्हें सप्लाई करता है।
तो वन ऑफ द रीजंस जो उसने बताई ना, उसमें वो हॉस्टल फैक्टर था कि स्पेशली जो हॉस्टलाइट्स हैं, हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, तो वो अब्यूज़ भी बहुत होती हैं, हराम रिलेशंस। लड़के जो है वो उनको पार्टीज़ पे लेकर जाते हैं, फिर चीज़ें दिलवाते हैं, इस तरह से ट्रैप करते हैं। फिर लड़कियां भी ग्रीड में आके, मटीरियलिज्म कितना बढ़ गया है, टिकटॉक कल्चर, तो लड़कियां भी ग्रीड में जो है ना वो मोबाइल नया लेना चाहती हैं, फिर दे गो टू दीज पार्टीज़, वहाँ पे ड्रग्स हैं, कोकेन, ये सारा गंद बला जो सब्सटेंस एडिक्शन है वो वहाँ से उनको आदत लगती है, और उसके बाद वो इतना बुरा उनको लत पड़ती है इसकी, अल्लाह माफ़ करे, यानी रेयरली कम बैक है। मैं आपको सही बताऊं, जिसको लत लग गई ना, जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए, तो फिर रिहैबिलिटेशन इज़ दी ओनली आंसर। रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ता है, और अल्लाह रहम करे तो ज़रूर देयर इज़ होप, देयर इज़ होप। मैं होपलेस नहीं करना चाहता, बट मैंने तो देखा है कि वंस यू आर इनटू दिस थिंग रियल बैड एडिक्शन के साथ, तो फिर बहुत 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 मुश्किल हो जाता है, और हम वार्न ही कर रहे हैं। उसके बाद एक और जो रीज़न है वो द कूल फैक्टर है, जो कि पीयर प्रेशर की वजह से आता है। कि लेकिन ये हॉस्टलाइट्स में ये जो लड़कियां और लड़के जितना भी हैं, इनका मोस्ट ऑफ द थिंग क्यों दूसरा बंदा ड्रग पकड़ता है? अरे भाई, हमारा अपना एक्सपीरियंस, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड और मोरल पेरेंट्स दिए, जिन्होंने मतलब ये चीज़ें सिखाई कि ये चीज़ों को ना किस तरह मिटिगेट करना है। लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हम उस जगह के, जिस तरह का एनवायरनमेंट था, हम तो उस जगह के करीब तक गए, यानी मतलब यानी ऑलमोस्ट कि ये बंदा ये कर रहा है, ये बंदा एक्सेस यहाँ से लिया, वो कि हम सारा पता लगा, ठीक है, व्हेन वी वर बैक इन आवर हॉस्टल्स एज वेल। तो ये जो कंट्रोल है ना, ये बड़ा हम, और उसमें सारा चीज़ जो है ना, मैं बताऊँ, ये मेंटल गेम है। बिल्कुल ठीक। और हमने मेरे ख्याल से लास्ट पॉडकास्ट पे भी ये डिस्कस की थी कि हर कोई ट्रेड या मतलब यानी कोई भी जो ट्रेंड चल रहा है या कोई इस तरह फैड चल रहा है, ठीक है, उसमें आके, ठीक है ना, बंदा अब कितना मेंटली कमज़ोर ना हो कि वो उसके साथ वो एसोसिएट करे। देखें, समटाइम्स ये होता है कि हॉस्टल्स में भी ना, सॉरी मैं बात दोबारा करूँ, वो ये है कि वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि वो थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करवाते हैं वो बंदा जो कि कोई शहर से या बड़े चीज़ से आया होता है, ठीक है। और अगर उनकी गैदरिंग में कोई बंदा, कोई एलीट फैमिली का बंदा या ज़्यादा पैसे वाला बंदा जिसको वो लुक अप टू कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो बिहेवियर, उसकी सोशल गैदरिंग के अंदर घुसने के लिए, उसने घुसने की खातिर, चूँकि वो ड्रग कर रहा है, मैं भी करता हूँ, ये वो करता है, इसी ये जो कूल फैक्टर दरअसल ना इस सोशल गैदरिंग के साथ आता है। और फिर यहाँ पर हमें ये बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई आपके पास एक बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है ना। वो क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरे हैं हमारे बच्चे, ठीक है, उनको अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता, तो वो स्ट्रॉन्ग विल और वो कहाँ से आए उनके पास, उनकी अपनी आइडेंटिटी वो किस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ एसोसिएट या दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करें, जिसका कोई अपना कोई कैरेक्टर या वो स्टोरी है, ठीक है। और ये जो माइंडसेट है ना, इसको लेके जो है ना, बच्चा एक दूसरे बच्चे को कॉपी करता है। और मैंने कई यंगस्टर से ख़ुद सुना है, वो बताते हैं कि मैंने जब उनसे पूछा कि आप लोग किस तरह इसमें पढ़े, किस तरह से आप, यानी आइस के नशे में या हीरोइन और कोकेन, तो उन्होंने बड़ा खुल के बताया कि देखें जी, हमने मिसाल के तौर पे एक कंपनी ज्वाइन करनी थी, लेट्स से कोई मीडिया एजेंसी को, एडवर्टीज़मेंट वाली कंपनी, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो सब पीते थे। तो बल्कि उनका तो बिलीफ है कुछ लोगों का कि आर्ट निकलती ही तब है जब आप जो हाई होते, जब तक आप हाई नहीं हो, जब तक कश ना लगा लो, तो तब तक जहन ही काम नहीं करता, ठीक है ना। तो वो उनमें बैठ के वो साथ साथ एडिटिंग करते थे, साथ साथ कश लगाते थे भरे हुए सिगरेट का, ठीक है ना, या साथ साथ कोई आर्ट डिज़ाइन कर रहे थे, साथ साथ कश लगाते थे। आप देखें ना, ये तो मुझे भी करना पड़ा, सीधी सी बात है, बच्चे बताते हैं। आप ये देखें ना, आइडेंटिटी का इशू है, ठीक है। वो कहता है आर्टिस्ट क्या होता है, एक गुड आर्टिस्ट क्या होता है, एक गुड म्यूजिशियन क्या होता है। वो उसकी जो आइडिया है ना, उसके अंदर वो फिर हर चीज़ जो वो कर रहा होता है ना, उससे वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, और उसको कॉपी करते करते वो बंदा, ये जो कूल फैक्टर वो ये है बेसिकली, ज़्यादातर सोशल कंटेजन जिसे कहते हैं, और उस कंटेजन में वो अपनी आइडेंटिटी तलाश करता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, कि आई एम द स्मोकिंग विद द हैट एंड, मतलब ये चीज़ जो है। और फिर गाने आइडेंटिटी मज़ीद बनाते हैं ना, साकी साकी ये पुराना एक सॉन्ग हमने भी सुना था, वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे। तो ये गाने देखे ना, ये क्या ट्रिगर कर रहे हैं, दीज आर वेरी डार्क सॉन्ग इफ़ यू लुक एट इट रियली। तो ये जो कूल फैक्टर है और आइडेंटिटी क्रिएट करना अपनी, कि यार मुझे उनमें बैठना है, मुझे इन होना है ना, तो मुझे भी सिगरेट मुंह में रखना है और फिर भरा हुआ भी पीना है। और लड़के लड़कियां दोनों, इवन कॉरपोरेट सेक्टर में आपने इन होना है, ऊपर तक जाना है, तो यू हैव टू ड्रिंक, सीधी सी बात है, आपको अल्कोहल को हाथ लगाना पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, दिखाने के लिए कि मैं ज़रा लिबरल हूँ, ओपन माइंडेड हूँ। देखिए ना, इसकी एसोसिएशन ओपन माइंडेडनेस के साथ भी कर दी है कि जो थोड़ा भरा हुआ पी रहा है वो थोड़ा ओपन माइंडेड भी है।
और जो अल्कोहल पी रहा है वो भी ज़रा ओपन माइंडेड है। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना मैं वो फैक्टर है। वैसे साइड नोट पे कहना चाह रहा था, कुछ लोग ना इस तरह अपनी मजबूरी कहता है मेरी मजबूरी है। मैंने कहा क्या मजबूरी है? मैंने कहा जी मैंने इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ मिलना होता है, बात करनी होती है, तो वो बहुत कॉमनली जो है ना उन्होंने शर्त, तो मैंने भी उनके साथ तो मतलब यानी कि इस तरह की वो ये देन अगेन ना देखें ये इसकी जड़ क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस, सीधी सी बात है। वीक पर्सनालिटी, यू डोंट नो हु यू आर, यू डोंट इवन ओन योर वैल्यूज़। आपको शर्मिंदगी है ब्राउन होने पे, आपका बस न चले, आप प्लास्टिक सर्जरी करा लें कि मैं जो है ना वो गोरा लगूं। आपको मुसलमान होने पे शेम है और ये सारी चीज़ों पे शेम है, सुभान अल्लाह। यानी इंसान किसी इनमें से किसी को अपने मुसलमान होने पे वाकई में प्राइड होना, तो वो ही वुड मतलब उस वैल्यूज़ को ओन अप करेगा और वो उसमें डटा रहेगा, बिल्कुल डटा रहेगा। यही चीज़ जो है ना अली भाई, ये क्योंकि यही आइडेंटिटी क्राइसिस। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फैक्टर, फिर पीयर प्रेशर, बैड कंपनी इज़ अ बिग फैक्टर। यही जो हमने हाँ, बैड कंपनी यानी कि पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए बच्चा किन से मिलता है। और ज़्यादातर लोग एक्चुअली इसमें ना बैड कंपनी की वजह से जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना कि एक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो ये नहीं हो सकता कि अगर आपके स्मोकर्स दोस्त हैं तो आप नहीं पियोगे। मैंने तो ऐसा केस नहीं देखा। कभी ना कभी आप भी पियोगे डेफिनेटली, और अगर वो भरा हुआ पी रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप खाली पियो। मेरे अपने हमारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था शुरू में ना, जिसमें मैं मतलब मेरा अपना मुगीरा वगैरह जो हमारा मेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, अली भाई उसमें हमारा एक और दोस्त था, वो ज़रा हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे था। उसकी जो है ना दूसरी कंपनी, जो उसकी यूनिवर्सिटी है, उसके स्कूल की कंपनी थी ना, उसके अंदर वो स्मोकर्स थे। हमने उसे वहाँ पर उसे वार्न किया था। हमने कहा कि वहाँ ना जा इतना, या फिर मतलब यानी हमने उसको कहा था। और आ जाके ना वो जब भी उसे कहते थे ना कि यार तू स्मोकिंग शुरू कर देगा, वो उसको गुस्सा कर लेता था। कहता है कि मैं किस तरह कर सकता हूँ, ये कोई नहीं, वो मतलब हम पे गुस्सा हो जाता। तो हुआ ये टू द पॉइंट के इवेंचुअली फ्यूचर आया थोड़ा सा, और वो हमसे थोड़ा सा कट ऑफ हुआ। बाद में यह वो स्मोकिंग में लगा हुआ, और ना सिर्फ स्मोकिंग में लगा हुआ, क्या वो बाकायदा उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि यार मेरे से छुट नहीं रही। बिल्कुल ऐसे ही। और वो मतलब यानी वो जब गुस्सा करी जाए इस बात पे, जरा एक्नॉलेज करोगे यार कंपनी मैटर्स डेफिनेटली। और फिर एक और बहुत बड़ी कॉज नेक्स्ट वो ये है कि टू कोप विद डिप्रेशन। और ये बहुत कॉमन कॉज है कि बहुत से लोग जो है वो लेट्स से कोई रिलेशनशिप में थे, हराम रिलेशन में, और ये मूवीज़ भी इसको एंडोर्स करती है ना कि एक बंदा नशई बन गया। देवदास बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है ऐसे नाकाम आशिक को जो इश्क में नाकाम हो गया कि अब वो ज़रा नशे की तरफ जाए, सीधी सी बात है। और शैतान भी इन्वॉल्व होता है। फिर शैतान, आपको पता है इब्न अल क़य्यम ने कहा रहिमहुल्लाह ने कि सैड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान, क्योंकि जब बंदा सैड होता है, डिप्रेस होता है, उसकी विल पावर कम होती है, फिर वो खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ों में पड़ जाए तो फिर वो अपने आप को और तबाही की तरफ ले जाता है। कुछ लोग अपने आप को टॉर्चर करने के लिए भी जाते हैं, अपने आप को हार्म करने के लिए जाते हैं कि अब मेरा ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा है। तो खैर ये तो हमने रीज़न्स डिस्कस किए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं मैसेज भी देना चाहूँगा टीनेजर्स को कि मैंने अपनी आँखों से, मेरे सामने 2 मिसालें हैं, वैसे तो बहुत मिसालें लेकिन पर्टिकुलरली 2 की देना चाहूँगा, हु वर एरोगेंट टीनेजर्स, और आई हैव टू बी वेरी ओपन। और उनको मैं बहुत क्लोजली समझाने की भी कोशिश की, और वो हंसते थे मेरे समझाने पे, वो हंसते थे, बल्कि वो मुझे ऐसे जोक्स करते थे कि नहीं आप भी ट्राई करके देखें, कुछ नहीं होता ये वो। जब मैंने उनको समझाने की कोशिश की, ये काफ़ी साल पहले की बात है, आई थिंक 7-8 साल पहले की बात। एक को तो मैं एक लेक्चर में लेकर गया जो ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में था, और सारे लेक्चर में वो हंस रहा था मेरी तरफ देख के और कह रहा था कि इन्हें क्या पता, ठीक है ना। वल्लाहिल अज़ीम अभी की बात है, ही हैज़ डिस्ट्रॉयड हिज कैरियर, ही इज़ अ ड्रॉप आउट, ही इज़ टोटली, मतलब उसने अपने कैरियर को बर्बाद कर लिया, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लिया, अभी वो रिहैब में है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहता हूँ ऐसे टीनेजर्स को जो सीरियस नहीं हैं चीज़ों को लेके, जो इसको मजाक समझते हैं कि एक से क्या होता है, ठीक है ना। वो भी यही जुमले कहते थे, एक से क्या होता है जी, हमें पता है, वी कैन कंट्रोल, हमारे अंदर विल पावर है, ये सब बेवकूफ़ हैं, इन्हें क्या पता, ये वो। और आज वही बच्चे, अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनको जो है वो वापस लेकर आए इंशाल्लाह। वी शुड बी सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक। लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात इसलिए बता रहा हूँ टू वॉर्न द अदर टीनेजर्स कि बेवकूफ़ ना बनो और इस तरह के जुमले ना कहो।
और एक से ही फ़र्क पड़ता है। तुम कहते हो ना एक से क्या फ़र्क पड़ता है, एक से ही जो है ना वो चीज़ अली भाई यही मैं बात करना चाह रहा था। ये ना कई दफ़ा क्लेम करते हैं कि हमारी विल पावर बहुत है, हमारी विल पावर है, हम अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हैं। मैंने कहा अगर वाकई में तुम्हारी विल पावर ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा जो विल पावर का टेस्ट है ना वो पहली ट्राई पे होता है, सही बात, ना कि दूसरी या तीसरी उस पर। बिल्कुल। तो मैंने कहा वहाँ क्यों नहीं ये काम की, राइट, ठीक है ना। मैंने कहा अगर वहाँ पर नहीं काम की इसका मतलब तुम कमज़ोर हो, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। टोटली। तो ये मैंने इस तरह करके अगर आप करें ना इनको, मतलब इनकरेज होंगे बच्चे। देखें वाकई में आपकी विल पावर का जो रियल टेस्ट है ना वो है कि जब ये सारा कुछ सोशल प्रेशर के बावजूद जो है ना आपने एक कश भी नहीं लगाया। सही, बिल्कुल सही। और दैट शोज योर सेल्फ वर्थ, योर सेल्फ एस्टीम कि आपकी एक कंप्लीट पर्सनालिटी है, कंपोज पर्सनालिटी है, ठीक है, आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हर चीज़ पे गिव अप कर दो, अच्छा वो आजकल वेप इन है, मैं वेप भी देख लूँ, आजकल वो नशा इन है, मैं वो नशा भी कर लूँ, तो इसका तो मतलब कि आप अपनी नज़रों में ही गिर जाओगे, ठीक है ना। बल्कि यू आर एक्चुअली लाइक अ फैदर, कि जो विंड चली वो फैदर उस विंड के साथ जो है उस तरफ उस डायरेक्शन में चला गया। तो यू शुड नॉट बी लाइक दैट। एनीवे अली भाई अल्लाह इस बात से मैं बस एक पॉइंट बस ऐड करना चाह रहा था कि वेप जो है आप कह लें कि ये कमर्शियली अवेलेबल और ओपनली लीगल एक एक्सट्रीम किस्म का ड्रग है। और लेटेस्ट रिसर्चेस आई हैं वो, बल्कि क्रूएक्सैट एक बहुत अच्छा चैनल भी है, साइंस का चैनल है, उसने बाकायदा इस पे वीडियो भी निकाली है वेप पे। ये जेन्युइनली जो है रिसर्च, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो अब फाइनली उनके पास आई है, क्योंकि कुछ साल गुजरे हैं इसको वेप को स्पेशली यूएस के अंदर, तो अब जाके उनके पास प्रॉपर लॉन्ग टर्म स्टडीज़ निकली हैं और ये डेफिनेटली कंफर्म हो गया कि दिस इज वर्स देन अ सिगरेट। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा, अगर तो ये बात दुरुस्त है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने ये सुना भी फिर देखा भी अपनी आंखों से ये न्यूज़ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वेप को बैन कर दिया है, उसकी सेल और परचेज को। आपने भी सुना, इफ़ दिस इज़ ट्रू, वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप, वी शुड अप्रिशिएट। और यहीं से मैं पहला सोल्यूशन सामने रखूँगा कि देखें, सबसे पहले रियासत की जिम्मेदारी है, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये जो ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, प्राइमरी गवर्नमेंट एजेंसी यहाँ पाकिस्तान में, फिर ये आपकी है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है ये सेमिनार्स कराएं यूनिवर्सिटीज़ में जाके, स्कूल्स में करवा के अवेयरनेस कैंपेन्स रन करें। NGOs की ज़िम्मेदारी है, हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की ज़िम्मेदारी है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, कि वो रिलीजियस कोपिंग मैकेनिज़म्स बताएं। जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली इसमें पड़ गए हैं, पेरेंटिंग जो है उस पर बात होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा एक होलिस्टिक जो है ना इसका सोल्यूशन है। इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है कि बस रिहेबिलिटेशन में डाल दिया जाए, बहुत से चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी करके लगानी पड़ेंगी, पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा। तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज। क्या ख्याल है, गवर्नमेंट को जो है ना वो एक्शन इस पे लेने चाहिए? देखिए, जो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सिटीज़न की फंक्शनैलिटी इस पर डिपेंडेंट है। अगर आपके पास नॉन फंक्शनल सिटीजन हैं तो आपके पास एक नॉन फंक्शनल सोसाइटी है, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शनल सिटीजन है, क्योंकि ड्रग क्या करती है, ये डिसफंक्शन करती है ना, आपके सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, कैरियर में आ नहीं सकते, गवर्नमेंट या जो भी आपकी GDP इंडस्ट्री उसमें नहीं ऐड कर सकते, तो जारी बात है, तो ये इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉब्लम एज वेल। बिल्कुल ठीक। उसके बाद देखें, रिहेबिलिटेशन इज़ वन सोल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर तो ये एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस एडिक्शन, एल्कोहल एडिक्शन या वट एवर, तो फिर अनफॉर्चुनेटली इसका सोल्यूशन जो है ना वो रिहेबिलिटेशन सेंटर है। वो ऐसे नहीं है कि आप मुझसे काउंसलिंग कराएंगे या कुछ रिलीजियस डोज हम देंगे और बच्चा जो है ना वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज एडिक्शन हिट्स वेरी डीप, रियल बैड। हमारा पूरा ब्रेन इन्वॉल्व है इसमें, एडिक्शन सेंटर्स इन्वॉल्व है, प्लेजर सर्किट इन्वॉल्व है, बार बार रिलैप्स होता है, दिस इज़ समथिंग सीरियस। और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नो कि किस तरह से उन्होंने चलाना है उस चीज़ को। क्योंकि इसमें ना मैं आपको बताऊं कि अगर आप DSM देखें, उसमें सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स पूरी एक कैटेगरी है। ये जो डायग्नोस्टिक्स स्टैटिस्टिकल मैनुअल है साइकोलॉजी का, तो इसमें बाकायदा जो है ना वो सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल, साइकोटिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, डिलीरियम जिसमें आपको आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है, आप रियलिटी से दूर चले जाते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं आपको,
उसके बाद है सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वही अली भाई, बल्कि जो मैं आपको बता भी रहा था ना, जो हमने यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी सिगरेट पे, वो बाकायदा उसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी स्पर्म का ऑक्सीजन काउंट जो है ना वो लो हो जाता है। भाई देखिए ना, आपके जो प्लेजर सेंटर्स हैं वो इतने ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं डोप ले लेके कि आपको कोई और चीज़, सीधी सी बात है, वो प्लेजर देती ही नहीं है। तो दिस लीड्स टू सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो देखें, कौन कहता है इनके नुकसानात नहीं? ये जो बेवकूफ़ टीनेजर्स इस तरह की बातें करते हैं कि एक से क्या होता है या इनके कौन से नुकसानात हैं, आप ज़रा जाकर देखें तो सही कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में, आपका रोना निकल जाएगा जब आप वहाँ पे जाएंगे। और वो छोटे बच्चे यार, 18-19 साल के बच्चे, लिटरली मैं गया 2-3 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में अब तक मैं जा चुका हूँ, लिटरली रोना आ जाता है आपको कि यार लुक एट देम, यानी दीज टीनेजर वर सपोज्ड टू हैव अ गुड कैरियर, दे वर सपोज्ड टू बी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, लेकिन लुक व्हाट दे हैव डन टू देमसेल्व्स, क्या किया इन्होंने अपने साथ। तो इसलिए इसको इजी ना लें, ये डिसऑर्डर्स इसके साथ आते हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं और उसके अलावा कोई हल नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये तब है जब बहुत एक्सट्रीम पे चला गया। बाकी देखें, हमने बात की, यंगस्टर्स को अभी से समझाते हैं खुदा के लिए कि आओ दीन की तरफ, मस्जिद की तरफ, नमाज़ों की तरफ, बहुत बड़ा सलूशन है। आप निकलो इस गंद से, उस एनवायरनमेंट से निकलो, बचाओ अपने आप को खुदा के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ऐसे घटिया गंदे सॉन्ग्स, ऐसे सिंगर्स को फॉलो करना छोड़ो जो खुद ड्रग्स लेते हैं, सब्सटेंस एडिक्शन की हिस्ट्री है जिनकी, तो वो क्या सिखाएंगे आपको गानों में। उसके बाद फैमिली से मैं रिक्वेस्ट कुछ अरसे बाद इन्हीं के रिपोर्ट्स आ रहे होते हैं कि इनमें से कुछ लोग सबसे ओवरडोज से मरना वो बहुत फ्रीक्वेंट है। कितने लोग यार, मतलब सुसाइड से मरना, एग्जैक्टली सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं ऐसे सिंगर्स में, या वो जंप लगाकर मार देते हैं अपने आप को, या ओवरडोज होके मर जाते हैं। कितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस इस तरह से मरी, म्यूजिशियंस कितने मरे, सुभान अल्लाह। फिर फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अभी से प्रॉब्लम्स को पकड़ें, मत सोचें कि बच्चे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बस जो इनको चाहिए दे दो, एलीट स्कूल्स में इनको कराओ, आईवी लीग्स में जाएंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कर लो खुदा के लिए, उस तरफ भी तवज्जो दे दो। इतना लिबरल ना बनाओ अपने बच्चों को, शुरू से इस गंद में इतना ना डालो कि बाद में जो है वो आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाए। जब ये 22-23 साल की हो, जब हाथ से निकल जाए मामला, रिहैबिलिटेशन के अलावा कोई सोल्यूशन ही ना हो, फिर आप आ रहे हो कि अब ये हो गया है तो हमारा मसला हल कर दें। तो खुदा के लिए पहले से ही पकड़ लें इस चीज़ को, पहले से ही कैरेक्टर बिल्डिंग करें, दीन की तरफ लाएं अपने बच्चों को। जो फादर्स गैर जिम्मेदार हैं, अल्कोहल की तरफ लगे हुए, खुदा के लिए अपनी हरकतों को ठीक करें, अपनी आदतों को ठीक करें। क्यों आप अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इलाज मौजूद है, इंशाल्लाह ताला कुछ मोटिवेशन से इलाज हो सकता है अगर पहले ही पकड़ लिया जाए, उस चीज़ को इतना ज़्यादा ना बिगाड़ा जाए। फिर अपने मसले हल करें खुदा के लिए। जब आपके घरों में सुकून नहीं है, आपकी आपस में नहीं बनती है, अब्यूसिव एनवायरनमेंट है, बच्चे इफ़ेक्ट होंगे, बच्चे वल्नरेबल होंगे। आपको पता है हमास, एक यूनिवर्सिटी है लाहौर की, और अगेन नाम नहीं लूँगा, उस यूनिवर्सिटी का आपको पता है निक नेम ही ये है, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे सारे जो है वो साइकोलॉजिकली बीमार है। यानी इस तरह छेड़ा जाता है उस यूनिवर्सिटी को कि सारे ब्रोकन फैमिलीज़ और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले लोग जो है ना वहाँ पे पढ़ते हैं। एंड इट्स सैड, ये तंजिया नहीं मैं कह रहा, इट इज़ सैड, और वी शुड रियली बी वेरी सैड अबाउट दिस। क्या वजह है? क्योंकि वो बच्चे एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं जो वाकई ब्रोकन फैमिलीज़ हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और पूरा एक बैगेज लेकर आ रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि प्लीज़ अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, और अगर ब्रोकन फैमिलीज़ भी हैं, सिंगल पेरेंट्स भी हैं, उन्हें भी चाहिए कि चलें, जो भी हादसा हो गया सो हो गया, बट नाउ थिंक अबाउट द चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को उनकी को काउंसलिंग कराएं, उनको सही तरफ लाएं, दीन की तरफ लाएं, राह रास्त की तरफ इंशाल्लाह लाएं, ख़ुद भी आएँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगें, तो बहुत कुछ हो सकता है इंशाल्लाह ताला, राइट। तो एनी लास्ट वर्ड्स फॉर इंशाल्लाह ताला? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि विल पावर जो है ना, अब ये देखें ना, कुछ सिचुएशन ये है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए ये है, इससे पहली प्रिवेंटिव मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और प्रिवेंटिव में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है आइडेंटिटी। ठीक है, आप जानने के आप हैं कौन, ठीक है, कि आप किसी भी फैड और फैशन से जो है कभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंस ना करें, सही, ना कूल फैक्टर से, ना अपना सोशल फैक्टर से, ना बैड कंपनी से। ये आपको पता हो कि आप कौन हैं,
क्या आपका पर्पस गोल है इस दुनिया में, क्या करना है, क्या एंड है आपका। अगर ये पहले अभी टाइमली नहीं ना सोचते, या बच्चे की कम से कम इस तरह की काउंसलिंग क्यों नहीं करते कि बच्चे को ये पता है कि बेटा आप ये हो, आपकी आइडेंटिटी ये है, दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये आपका अपना आना है, आप इस दुनिया में इस काम के लिए आए हो। ठीक है, जब ये बच्चों को क्लियर होते हैं ना, क्लियर डिस्कशंस होती हैं और वो खुद इस चीज़ को इंटरनलाइज करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसते, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। और मैं भी ये चाहूँगा कि पेरेंट्स इस चीज़ को तस्लीम करें। दूसरा ये कि देर इज़ नो ड्रग दैट इज़ यू कैन से सेफ ड्रग के नाम से, ये भी एक वही बहुत बड़ा ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है ना। और उसमें स्पेशली ये कोई वेप जो है या इस तरह की जो नई चीज़ें जिनको सेफ़ का टाइटल दिया जा रहा है, बिल्कुल भी ये बिल्कुल गलत बात है और झूठ बात है। और मैं कहूँगा कि बच्चों इस तरह की चीज़ों से बचना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर माई फाइनल वर्ड्स फॉर दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको और तौफीक दे और मदद करे उनकी जो परेशान है, जो पेरेंट्स परेशान है, जो बच्चे ख़ुद परेशान हैं, जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी ख़ास मदद करे, उनको हिम्मत अता फ़रमाए और बचने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। एज़ यू नो कि मैंने पॉडकास्ट में मेंशन किया था कि हम एक सेगमेंट करेंगे जिसमें आई विल बी हैविंग समवन जिनकी एक बड़ी हार्ट सॉफ्टनिंग स्टोरी भी कहूँगा उसे, और समथिंग वेरी पेनफुल ऑब्वियसली, बट अल्हम्दुलिल्लाह क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, वी आर हैप्पी विद द डिक्री ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। बट वेरी माशाल्लाह पैशनेट लेडी जो कि इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही हैं जिसका नाम है लाहौर को जीने दो। ये कुछ पैम्फलेट्स भी मेरे पास हैं इंशाल्लाह, और माशाल्लाह इन्होंने देखे ये अवेयरनेस के लिए पैम्फलेट्स भी बनाए हैं, हाई स्कूल्स और स्कूल्स के लिए एक शॉर्ट कोर्स भी बनाया ड्रग्स अवेयरनेस पे, फिर मिडिल स्कूल के लिए आप देखिए, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, और उसके बाद ये वेरी ऑब्वियसली this story, personal story of her own son whose name was Qasim, उनके बारे में भी awareness कि how a beautiful a child he was, and then unfortunately he got into drugs and she lost her son to drugs. So I have called her ताकि जो भी देखें इंशाल्लाह ताला उसको इनकी तरफ से एक मैसेज भी जाए हमारे स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को। मैं तो चाहता हूँ इवन गवर्नमेंट तक ये मैसेज जाए कि हमें अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन हो रही है, इतनी आम हो चुकी है। जैसे मैंने पॉडकास्ट में मेंशन किया कि अनफॉर्चुनेटली कुछ स्कूल्स का नाम इसके साथ जुड़ गया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी एक बैड रेपुटेशन हो गई है इंस्टीट्यूट्स की इस चीज़ को लेके। सो वी हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली एंड वी हैव टू सेव आवर यूथ। सो Jazakallah khair, Halima auntie, for coming and for taking out time. As I mentioned, that Qasim, you have this booklet, Qasim story. This is a true story about a young boy's battle with drug addiction. So please walk us through a little bit about Qasim and how he got into drugs. Right, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I want to make sure that my intention is purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is Hukuk Libad, the rights of people, inshallah, what we're doing today. Qasim, alhamdulillah, was a precious gift from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. All our children are gifts and all our children are precious. Qasim was extremely intelligent. He had a lot of empathy. He was very kind. And above all, he was very mature for his age. Now, unfortunately, when Qasim was 12 years of age, on the school premises, a gardener called him. And he said to him, "Ye powder, ye aap apne muँh mein dal do. And isse aapke paas bahut taakat aa jayega." Now, Qasim, being young, he was innocent, curious, and completely ignorant about drugs. Took this powder because this gardener said it will give you so much energy that you'll be able to run very fast and do well in games. Qasim took it. This powder was one of the most lethal drugs called heroin.
Now, at this time, myself, my husband, and the family, we didn't know what had happened, but we saw drastic changes in Qasim. He started telling lies. He would steal from us. He became angry for no reason. His grades dropped dramatically from being an A grader and a child who loved sport. He had lots of friends. He just started leaving everything that was positive in his life. So we thought perhaps he's going through severe puberty, it's hormonal. Eventually, my son-in-law, he said, I think he's going through drug abuse. It looks like he's addicted to drugs. So we immediately sent him to a rehab. So over the next 13 years, he went 7 times. But unfortunately, each time he would go, within weeks or sometimes it was days, he would relapse, he would start using the drugs again. And there were the 3 main reasons for that. The first reason is that drug addiction is a chronic relapsing brain disease. Right. So these drugs had changed his brain chemically and physically, so he couldn't make sensible, rational decisions. Right. Secondly, these mafia, these people keep a track on the children, on the people who have used drugs. Right. And thirdly, which I feel is also very important, is that once they come out of the rehab facility, they don't get enough support. Neither can the parents help them. Despite going to all the family sessions, we couldn't help him. Firstly, parents are quite elderly, and for a month or 2 they can be vigilant, but after that it becomes almost impossible. So it escalated. So for me, I would say that drug addiction is one of the worst diseases that you can go through. I don't know if I can just talk further. I just want to explain that this disease affects you in numerous ways, not only mentally because you can't make rational decisions, but also emotionally because it makes you depressed, you become hopeless. Physically, it destroys all your major organs. And most importantly, I would say spiritually, you lose that connection with Allah subhanahu wa ta'ala because I'm talking about what I've experienced with Qasim, that he was a child from the age of 10, he used to pray. But once he got into drugs, he stopped praying. He couldn't fast during Ramadan. He stopped reading the Quran. And this reminds me of a verse from the Holy Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ma'idah in verse 91 that Satan creates hostility and hatred through intoxicants and gambling, so that you neglect the remembrance of Allah and your salah. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, will you not disdain, will you not stop? So he's our creator. He knows that we don't have the capacity to handle these things. Neither intoxicants, neither gambling. These are all addictions. So Allah is our creator. He knows us better than we know ourselves. So with Qasim, I felt it was like a sort of satanic possession. Once the drugs came into him, and it would often remind me of a movie I watched as a child called The Exorcist, and this girl was possessed. And whenever I'd see Qasim, I'd say, he looks like Qasim, but he's not behaving like him. And this was all due to the drugs. So this is why I always tell young people that if it could happen to Qasim, it can happen to anyone. True. And it was just that one wrong thing that he did, is that he tasted that drug, and that led to him eventually losing his life 13 years later. Wow, may Allah forgive him and enter him into the gardens of Eden, inshallah. Ameen. And may Allah subhanahu wa ta'ala compensate your sins because of this loss. Ameen, Ya Rabbul Alameen. So you mentioned that he relapsed quite a few times when he came back from the rehabilitation.
So from where was he getting drugs whenever he used to relapse? Well, he was initially it was obviously from school, then later on through friends. There were a lot of other boys who also passed away over the 5, 6 close friends of his from the same school. And I heard the same person had started them off on drugs. And then, unfortunately, from the pharmacy, he was like a polydrug user. When he couldn't get that drug, he would get it from the pharmacy. He would get opioids. He would get like ketamine. I never even knew what these were, but I'd Google it and I'd find out morphine, and especially from the pharmacies near the hospitals without prescription. And so everything was very accessible. Hash, weed, everything's available, unfortunately. And now, because of social media, it's reached another level that even without leaving the house, they're ordering it online through these different social media platforms. It's very accessible. And now people have normalized it because it's through social media. They tend to think it's safe and it's normal. And in fact, it's becoming more potent because there's so many synthetic drugs, especially of hash, which is a lot stronger than the organic, than the natural one. And another thing I'd like to mention also, which a lot of parents are not aware of, is that even the normal medicines that you can buy from the pharmacies, I don't want to mention all of them, but a lot of students are using them thinking it can help with anxiety and exam stress. But in fact, these are just as addictive as the Class A drugs. And a lot of people are overdosing on them. And because of the stigma and the shame associated with drugs, parents don't talk about it. So this is what we in Lahore Kujinador and our team members, we are saying we have to break the stigma and we have to openly discuss this, that we have this problem and we have to address it. And inshallah, with Allah's blessing, may we be able to eradicate these gangs. Ameen, Ya Rabbal Alamin. So, mashallah, it's very inspirational that this sad incident led you to do something purposeful, and you are feeling for the young generation, and you're trying your best that others don't lose their sons, subhanallah. So, this organization, Lahore Ko Jeene Do, please tell a bit about it. Since when is it working, and how do you operate? Yes, well, we started as soon after Qasim passed away. It was 2018. Myself, my daughter, and my sister-in-laws, Falahat, Millie and Naima and Zainab, we all decided that we have to do justice to Qasim's life and all the other people who are losing their lives due to drugs. We have to accept that drugs have taken their life. And unfortunately, there were many people who have died recently, and they were known to us. They would say it was due to a car accident or cardiac arrest. But we have to do justice to the ones who are here now. So we decided to form Lahore Ko Jeene Do. And we go to schools and colleges, we give talks. And then sometimes we have a role play, we have a skit on how to refuse drugs. And we talk about the dangers of drugs from a very realistic point of view. Because when children just read about it, it has no impact. So we talk about it and then we share stories about other children who are going through this disease and how it's destroying their lives. And also we've had seminars, we've had talks. And last year, in an Islamic school, there was a stage play based on Qasim's story, and they invited the parents as well. And it was a very positive response because it was so real that, in fact, many of the mothers came and they were tearful after watching the play. And then they staged the same play in the senior school. So I feel for young people, this audio and visual has more impact. And I think that our
Government needs to spend more funds, I feel, on social media, having real life stories or perhaps a movie based on the real life of an addict. True. That's absolutely right, mashallah. Very heartwarming to hear this, the way you operate, mashallah. And you've been going to schools, alhamdulillah. So, your husband was mentioning, we were sitting downstairs a while ago, that mashallah now you're so passionate about warning the youth that whenever you see a group of youngsters, teenagers, using vape or even smoking, you go to them and you talk to them right there, right then. So you were mentioning an incident recently that mashallah you talked to a group of teenagers and they listened. Oh, yes, they listened. In fact, my husband's always embarrassed when he's with me, especially when. So, what happened recently, there was a group of students in a food hall, and there were 3 boys who were vaping, and their friends were sat there. And so, I couldn't sit and watch all of this. So, I asked one of the young men very nicely, I said, son, will you just come here, step aside a moment? I just want to talk to you. So he came and he was very polite. So then I told him about my son. I said, what happened to him? I said, he's probably your age. I told him the whole story. And I said to him that please, I said that take a lesson for what I'm telling you. So he went back and I also joined them. And I said, who are you all sat with him, with this group? So they said, we're friends. I said, do you mind me saying, but what type of friends are you that you're allowing him to vape and destroy his future? I said, and if it's not affecting you now, within a few years, you will see how disastrous these moments of you neglecting your health will be in the future. I said, you're taking your future away. So I said, you are not genuine friends. I said that if you're friends, you will stop him and encourage him to seek treatment for this. And honestly, I was so happy by the response. This boy, he took the vape and he showed me, I'm putting it away, and he put it in his pocket. And the other boys were vaping, stopped, they put the vapes. So I feel that when you speak from your heart and you're genuine with people, then it does affect them. It does reach them. And I feel it's our responsibility. We've been told in Islam also, either we feel bad when we see a sin, but the best thing is to try and stop with your own hands. So sometimes if I have the opportunity, I will approach. And I've seen so far it's been taken in good spirits. Subhanallah. Excellent, mashallah. You were also mentioning that, and it's very sad, that you actually saw young girls like 13-year, 14-year going into these vape shops and buying vapes. And most of these teenagers or youngsters, they say it's just vape. It's nothing, it's not harmful and, it's not addictive. But we see that it all starts from vape, and then definitely it leads to drugs. So what is your message to young girls and boys? Well, unfortunately, the way vapes are advertised in a very attractive way. Not only are the devices very attractive, they look like mini mobiles, they're very attractive. The flavors are very appealing, and they have the flavors that are appealing to young people. And unfortunately, a lot of young people tend to think it is just a flavored vapor. They don't realize that the nicotine in it is destroying their health. The nicotine is so highly addictive, and at this age, the ages that they're starting at, they don't realize that their brains are still developing. Up till the age of 25, the brains are developing. So it's causing, it's impairing the development of the brain tissue, and they're losing the ability to think clearly. They're having problems in learning, problems in memory, and this is all due to the vape. And they don't realize all the other chemicals that are inside the vape. There's formaldehydes, I think the heavy metals. So all this is affecting the lung tissue. So it's affecting the breathing, it's causing emphysema,
popcorn lungs, a condition. So it's not as appealing as they think it is. They are just doing it just to be accepted with their friends, and they think it is just a very cool thing to do. But in fact, within a few years, if they're lucky to survive, they will see all the consequences of this. And no matter what they do afterwards, they're not going to be able to repair the lung tissue. It will be recoverable damage. Oh, yes. Yeah, God forbid. So, what's your message to the parents whose children are unfortunately in these things, and maybe they are at an advanced stage? Do you know of any good rehabilitation centers you can recommend, or what strategy should they adopt now? Well, I'll talk from my own experience. Qasim went to the rehab 7 times. I felt for the detox it was okay. The therapy, no, because it's a very generalized therapy. They have cognitive behavioral therapy, individual therapy, group therapy. They even have family sessions. But unfortunately, they don't take each patient as an individual, because every person, most of the addicts there, I say patients, they've been abusing different drugs. And each person has a different reason for abusing drugs. They all have a different pain, a different trauma that they've suffered in life that has forced them or pushed them towards drugs. So how can a general treatment help them? They need it to be more specific, and also it's more of a detention centre. And after they leave the rehab within, say, 3 months, the follow-ups are often not effective because, again, I'll say with the case of my son and many of the children who have left the rehab, they hate to go for the follow-ups because they're so traumatized being in those rehabs that it's like the worst thing they could imagine to go back. And I just want to relate an incident once. I was talking on the phone slightly seriously, and Qasim came in the room, and he thought that I was on the phone to the rehab because he knew that he'd started again. And he ran out of the house until evening. We didn't hear from him because he was so afraid. So that was the trauma he got from the rehab. So what I feel, if somebody suggested to me which is the best type of rehab facility, I would say all these rehabs that we have, say in Lahore, there's hundreds of them. All of them are more or less operating in the same way, apart from a few. I think that it would be better to have a large, I'd say a community-based rehab, perhaps outside Lahore, where they have the detox facility, the therapy sessions, along with good sports facilities, a large area where they can play games, a gym, and very importantly also a masjid, a prayer room, where they can have Islamic motivational speakers. Perhaps someone like yourself could go on a weekly or monthly basis, where they could have Quran classes, because the Quran will give them shifa. The Salah will give them a routine and a purpose in life, and the Salah is the connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and only He can heal them. Then they could be having, there could be a place where they could have vocational training, a place perhaps where they could do farming, so it could become self-sufficient. Very good. And this place, perhaps they wouldn't have to pay a fee in, but perhaps they could make handicrafts and sell them to the local market. So this would be more of a therapeutic centre. And I think the maximum time probably should be perhaps between 3 to 4 years, 5 years if possible. Then it's more likely that they could recover. Because at present, the recovery rate is so low. I think almost 90% relapse once they leave these rehabs. So, what is your advice to parents as some precautionary steps which they can take right now so that their children do not go into these things? Number one, I'd like to say that parents, especially with the younger ones who should start, having better communication with the children.
as parents, most of us, we talk down to children. There's no two-way communication, and that is very important. We're very good at talking as parents, but not as listeners. And children want the parents to listen so they can share their emotions, they can share their feelings. Once they share these emotions, it helps them to reduce anxiety. And especially Asian parents, we're all guilty of that. We don't really listen to them. Also, our parents need to realize that the mental and the emotional health should be a priority, because only if they're mentally and emotionally healthy will they be able to benefit from their education. And happy, healthy children will always be successful in life. And as parents, we want the children to live our dreams, but that's not possible because every child has a different ability and has a different talent. We can't force them all to become doctors or engineers or lawyers. And the other day I heard of a young man who's a doctor. He said that we've heard that he's addicted to drugs. And he said he started during medical school because he didn't want to become a doctor, but just to please his mother, he went into this profession. And now, obviously, his whole life he'll have to suffer. So as parents, we need to give them space, guide them, encourage them, but let them choose their own path, their own professions, and think that it's more important that they're healthy and they're beneficial individuals in our society than children who are just there to give the image that they want. So I think this is important. Also, parents should realize that there's no such thing as perfect parenting. So they shouldn't blame themselves if the child is using drugs, because if it's a parent's fault, the majority of children will be addicts. There are very few perfect parents. And another thing that's important for parents these days is to be aware of the basic warning signs of drug abuse. May Allah protect every family from this, but it's important. They should know about the physical, behavioral, and the psychological warning signs. This is important. And another point that I feel is important is that if you have medicines at home, whether painkillers, cough syrups, they should be under lock and key. And also if you have elderly parents, often they're quite casual with their medicines, and these can be easily abused by the children. So they should be very vigilant. And any medicines that have expired, discard them, don't keep them. This is also important. Alhamdulillah, excellent. And any last few words to the teenagers who are listening to us? I would like to say another thing about drugs, because I feel that the children should know about the reality. With Qasim, he started having drugs when he started initially. It was giving him a high. He got this euphoria. He felt very good. But with time, he only took the drugs. He would say, "Mama, I only take the drugs to keep the pain away." And I'd say, "What pain?" Then, unfortunately, I would experience it with him. I would see what he would go through, and it was called withdrawals. When he wouldn't get the drug, he would get like bone-crushing pain, vomiting, diarrhea, convulsions. And he would say that I have to take the drug, otherwise I have to suffer so much. So from having the drug for the high to he reached the stage where he was having the drug just to keep the pain away. And it wasn't only to keep the pain away. Without the drug, he couldn't eat, he couldn't sleep, he couldn't even use the washroom, because his body became so dependent upon the drug. So these are the realities that young people should know. When they watch movies or they listen to songs, it is so different, so far from the reality of these drugs. And
it's like it's a chemical possession that you go through. And I used to say, Qasim, it looks like you've become enslaved by it. And we saw him at his worst, at his lowest. So when people ask me, when did you lose your son? I said, I lost him the day he started the drugs, because he was never the same person. And I'd like to end by just sharing something that Qasim said to me the day before he passed away. I knew he had started again taking the drug once he had left the rehab. So he was sat opposite me, and I was like scolding him. I said, again, you've started, Qasim. He looked at me and he said, Mama, I love Allah. That is the last phrase I heard him say, the last words he said to me. And the next day, it was at Fajr time, I went to wake him up. I thought perhaps I could wake him up, to pray, although he would just sit on the prayer mat, but I thought I'll go. He didn't open his door, so eventually we had to break it open, and he had passed away. And I said my dua and I said my Fajr Salah, but those are the last words that Qasim said. And Jazakallah khair for asking me to come and share Qasim's story. May inshallah his story show the evil realities of drugs and keep our youth away from them. Protect them all. Ameen. Ameen. Jazakallah khair for coming and for sharing. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to, once again, I pray, make this dua to forgive your son and to make him enter Jannah, inshallah. And to gather you all with him in Jannatul Firdaus. Ameen. And to support you, we are with you. And Jazakallah khair for this wonderful organization, Lahore Ko Jeene Do. I hope that Allah gives you success in this endeavor. So Jazakallah khair for coming. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.